हेलो स्टूडेंट्स, साइंस बाय एकता मैम चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करती हूँ क्लासेस आपके लिए यूजफुल सिद्ध हो रही होंगी। आप लोगों के मैसेज पढ़ के काफी अच्छा लगता है, पता चलता है कि आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हैं। तो कल हमने हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर याद कर लिया था। उसमें हमने पढ़ा था ब्रेन और उसके पार्ट्स के काम। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमने हार्मोनल कंट्रोल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ पढ़ लिए थे। तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एग्जाम की दृष्टि से पढ़ने और याद करने जरूरी थे। तो अगर आपने नहीं देखी क्लास तो भी चेक कर लीजिएगा। और आज चलते हैं हम अपने अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है हेरिडिटी, चैप्टर नंबर 8, जो कि आपकी बुक में है, हेरिडिटी से रिलेटेड है। तो छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि फिर एक साथ अगर पढ़ेंगे तो काफी हौच पौच हो जाएगा। तो आज इसके स्टार्टिंग जो पार्ट है उसको पढ़ लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं हम, ताकि कल थोड़ा सा पार्ट और बचेगा और ये चैप्टर हमारी नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और हमारे जो चैप्टर है हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी से हेरिडिटी एंड वेरिएशन शायद इसका नाम है। चलिए तो हेरिडिटी के बारे में बात करते हैं पहले तो हम, कि हेरिडिटी है क्या। तो देखिए, हेरिडिटी का मतलब है माता पिता के गुणों का उनके बच्चों में या ऑफस्प्रिंग्स के अंदर स्थानांतरित हो जाना। ठीक, तो ये तो कहलाती है हेरिडिटी। एक चीज और इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब ये है, वेरिएशंस यानी विभिन्नताएं। जैसे कि हम बात करें जब कि हम अपने माता पिता के जैसे होते हैं, ठीक है, तो माता पिता के गुणों का हमारे अंदर स्थानांतरित होना, ये तो हो गया हेरिडिटी। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम अपने माता पिता की 3 संतानें हैं, 4 संतानें हैं, तो क्या हम चारों की शक्ल एक जैसी होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और वो ही क्या कहलाता है? वेरिएशंस कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई जंतु है और उसकी ऑफस्प्रिंग जो है, मान लीजिए कि कोई भी जंतु है, ठीक, और मान लीजिए और एक ये है, इनसे जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो होते तो इनके जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर कोई विभिन्नता तो आ सकती है किसी भी प्रकार से। एक ऐसे भी हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है, यानी कि एक जैसे होते हुए भी इनके अंदर कुछ अंतर आ सकते हैं। और ये जो अंतर हैं, यही क्या कहलाते हैं? वेरिएशंस कहलाते हैं। तो ये है एक ही इंडिविजुअल से उत्पन्न होने वाले जीव हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ चेंजेस पाए जाते हैं, और ये जो चेंजेस हैं यही क्या कहलाते हैं? वेरिएशंस कहलाते हैं। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो पहली बात तो हेरिडिटी हमने पढ़ ली कि माता पिता के गुणों का आनुवंशिकता या हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ traits from parents to their offsprings, यानी कि माता पिता के गुणों का उनके शिशुओं में स्थानांतरण होना, ये कहलाता है हेरिडिटी। यानी कि बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप के जैसे गुण रखते हैं, इस गुण को हेरिडिटी कहा जाता है। वेरिएशंस की बात करें तो जो शिशु हैं, या अगर किसी और प्रजाति की बात करें तो जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, यानी कि संतति जो है, वो माता पिता के जैसी होते हुए भी कुछ अंतर रखती है अपने माता पिता से, और वो जो गुण हैं वो क्या कहलाते हैं? वेरिएशंस कहलाते हैं। चलिए अब अपने लेसन के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और जो कि है इनहेरिटेड ट्रेट्स। ट्रेट्स यानी गुण, इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मतलब जो हमें विरासत में मिले हैं, यानी वो गुण जो हमारे माता पिता के अंदर उपस्थित थे और जो हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। इसका एक एग्जांपल जो हमारी बुक में दिया हुआ है, ये हमारे ईयर लोब के बारे में दे रखा है कि कुछ ऐसे हैं जिनका ये ईयर लोब लास्ट तक हमारी जो बोन है फेस की, यहाँ पर फेस की स्किन से जुड़ा हुआ रहता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका ये डिटैच होता है, जैसे मेरे थोड़ा अलग है, कुछ लोगों का बिल्कुल ये चिपका हुआ रहता है।
तो ये जो गुण है ये माता पिता से उनके बच्चों में स्थानांतरित होता है। और पाया ये गया है कि ज्यादातर लोगों के ये अलग होता है, लगभग 85% लोगों के, और 15% जो लोग हैं ऑन द अर्थ इनके ईयरलोब से ये जुड़ा हुआ पाया जाता है। तो ये इनहेरिटेड ट्रेट मतलब माता पिता से उनके बच्चों में स्थानांतरित होने वाला गुण होता है। स्किन का कलर है, बालों का कलर है, आईज का कलर है, ये सारे गुण जो होते हैं ये माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होते हैं। अब इन गुणों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वैसे तो हमें इन सब के बारे में मालूम है कि अगर हम भाई बहन भी हैं तो हम लगते एक जैसे हैं कि मतलब हमको देख के बता सकते हैं कि इनके मदर या फादर कौन होंगे, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। कुछ गुण हमारे माता पिता के हमसे अलग होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने जो मुख्य टॉपिक इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, और वो है किसके बारे में, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इनको अनुवांशिकता का पितामह या फादर ऑफ हेरिडिटी भी इनको कहा जाता है। पहली बात तो ये। अब ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, अब हम तो ये जानते हैं कि भाई माता पिता के गुणों का हमारे अंदर स्थानांतरण होता है उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, लेकिन मेंडल एक पहले ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने स्टैटिस्टिकल डाटा से, स्टैटिस्टिकल डाटा मतलब गणितीय हिसाब लगाकर इन गुणों का स्थानांतरण कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की। ये जो मेंडल थे ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ऑस्ट्रिया के ब्रुन नामक शहर के अंदर ये रहा करते थे, और शुरू में इन्होंने बच्चों को पढ़ाया, बाद में एक चर्च के अंदर पादरी के रूप में इन्होंने काम किया। लकीली हुआ ये कि जिस चर्च में ये पादरी थे उस चर्च के पीछे काफी सारी खाली जमीन थी, और सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने अपने प्रयोगों के लिए जो पौधा चुना वो था पी यानी मटर का पौधा, जिससे साइंटिफिक नाम है जिसका पाइसम सटाइवम। ये जो मटर का पौधा था इसके अलग अलग गुणों को लेकर इन्होंने अपने प्रयोगों को कंप्लीट किया, लेकिन इनके प्रयोग और लोगों से अलग किस रूप में थे? इनके प्रयोग और लोगों से अलग इस रूप में थे कि ये पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने प्रयोगों का स्टैटिस्टिकल डाटा रखा, यानी कि इन्होंने मटर का जो पौधा था उसके 7 गुणों का अध्ययन किया, जैसे बीज का रंग है, बीज का आकार है, फली का रंग है, फली का आकार है, पौधे की लंबाई है, पुष्प की पौधे पर स्थिति है। इन सारी चीजों का जब इन्होंने स्टैटिस्टिकल डाटा रखा तो इन्होंने ये ध्यान रखा कि कितने लंबे बौने पौधों में मैंने क्रॉस करवाया, उनसे कितने मुझे बौने पौधे मिले, कितने मुझे लंबे पौधे मिले, और फिर उनमें क्रॉस करवाने पर किस तरह के पौधे मुझे प्राप्त हुए। तो ये तो बात हुई मेंडल के एक जनरल परिचय के बारे में। अब हम ये पढ़ते हैं कि मेंडल ने अपना प्रयोग किया कैसे और उनसे किन गुणों को हमें बताया। देखिए, मेंडल ने जो अपने सबसे पहला प्रयोग किया ये पौधे के एक गुण को लेकर किया, और जब किसी एक गुण के लिए पौधों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, क्रॉस मतलब मेटिंग करवाई जाती है, तो इसे कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखिए, बात करते हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो यानी वन, ठीक है, मोनो यानी वन, यानी कि जब जो हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है वो किसी सिंगल कैरेक्टर को लेकर करवाया जाता है। सिंगल यानी केवल एक ही गुण को लेकर करवाया जाता है, तो उसे कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मेंडल ने ये क्रॉस कैसे करवाया ये हम समझते हैं। देखिए, मेंडल ने 2 तरह के पौधे लिए, एक प्योर लॉन्ग प्लांट और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट। हिंदी में अगर हम इसे कहें तो ये हो गया शुद्ध लंबा पौधा, ठीक है, इसका क्रॉस करवाया मेंडल ने शुद्ध बौने पौधे से। अब बार बार इसको ना लिखकर हम इनके कैरेक्टर्स को लिख देते हैं, यानी कि इनके जीन जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है उसको। लंबा पौधा जो है इसको हमने कैपिटल टी से डिनोट किया, और हमारे अंदर जैसे कि 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, लेकिन 23 जोड़े में रहते हैं, तो ये भी पेयर के रूप में होंगे, तो ये एक पेयर ऑफ गुण क्रोमोसोम्स हो गया, ठीक है। बौने पौधे को, बौना जो गुण है लंबा है और ये बौना, तो इसको इन्होंने टी से ये शो किया, लेकिन स्मॉल टी से शो कर दिया। अब क्या किया जाएगा कि इनके बीच में पॉलिनेशन करवाया,
जाएगा और इनसे जो संतति मिलेगी या जो बीज मिलेंगे उनको बोकर नई संतति प्राप्त की जाएगी। अब मेंडल ने जब ये प्रयोग किया तो इन्होंने जो पहली पीढ़ी प्राप्त की उनके अंदर मेंडल ने ये देखा कि यहां जब इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो देखिए इसका इससे क्रॉस करवा दें, चाहे इसका इससे क्रॉस करवा दें, या चाहे इसका इससे क्रॉस करवा दें और इसका इससे क्रॉस करा दें, हमें सारे पौधे इसी तरह के प्राप्त होते हैं। अब यहाँ जो गुण लंबाई का गुण है वो पौधे लंबे हैं लेकिन साथ ही साथ बौनेपन का गुण भी इनके अंदर है। लेकिन अब हुआ क्या कि यहाँ मेंडल ने ये देखा कि इसने जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों में क्रॉस करवाया तो इसे जो पौधे प्राप्त होते हैं इनके जब कैरेक्टर्स को देखा गया तो ये पाया कि ये सारे पौधे कैसे हैं, लंबे हैं। इसे कहा गया F1 पीढ़ी। F यानी फिलियल और 1 यानी पहली पीढ़ी। ठीक है, अब बात की जाए कि ये जो लंबे पौधे मिले तो मेंडल ने सोचा उस समय कोई इतना अच्छा जानकारी और मशीनी चीजें तो थी नहीं, काफी समय पहले की बात हो गई है। और मेंडल ने देखा कि जब बौने पौधे का गुण मैंने लिया था, बौने पौधे भी लिए थे, लेकिन फिर भी बौना पौधा मुझे यहाँ कोई प्राप्त हो ही नहीं रहा। तो ये जो बौनेपन का गुण था ये कहाँ चला गया, और उसको ही चेक करने के लिए मेंडल ने इन पौधों के बीच में दोबारा क्रॉस करवाया। और ये जो पीढ़ी थी F1 पीढ़ी, इसके बाद मेंडल ने जो अगली पीढ़ी प्राप्त की उसको नाम दिया F2 पीढ़ी। तो चलिए देखते हैं कि F2 पीढ़ी में उनको क्या रिजल्ट मिलता है। अब देखिए यहाँ जो मेल प्लांट होगा, मेल के लिए हम इस तरह का निशान बना देते हैं और फीमेल प्लांट के लिए हम ये निशान बनाते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं अपन कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F2 पीढ़ी हमें प्राप्त होती है, ये हो गया मेल और फीमेल के लिए। तो ये देखिए दोबारा हम इसको नोट कर लेते हैं, ये रहा F1 पीढ़ी प्राप्त होती है जिसके सभी पौधे इस तरीके के होते हैं। अब मेल प्लांट भी ऐसा ही है और फीमेल प्लांट भी ऐसा ही है। आगे के रिजल्ट्स देखने के लिए हम इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं। चलिए तो चेकर बोर्ड मेथड से इनमें क्रॉस करवाते हैं। देखिए यहाँ ये जो गुणसूत्र जोड़े में इनको अलग अलग करते हैं क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होगा तो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। मान लीजिए ये वाला मेल प्लांट है तो इसको ऐसे लिख देते हैं और ये फीमेल प्लांट है। इनके बीच में जब हम क्रॉस करवाते हैं तो एकदम इजी है, जो दो ब्लॉक्स मिल रहे हैं उनमें उसी चीज को लिख दीजिए। जैसे यहाँ हम क्या लिखेंगे, एक तो ये और एक ये। यहाँ हम क्या लिखेंगे, एक तो ये और एक ये। यहाँ पर ये दोनों और ये दोनों मिलकर यहाँ जाएंगे। अब ये जो प्लांट्स मेंडल को मिले ये F2 पीढ़ी या F2 जनरेशन, ठीक है। अब इनमें मेंडल ने क्या देखा कि एक पौधा उसे बोना भी प्राप्त होता है। अब मतलब मेंडल ने जब प्रयोग किए तो ऐसे एक एक या दो दो पौधों पे तो किए नहीं, कुछ पौधों पे किए। तो ये जो डाटा निकल कर आया ये रेशियो के अकॉर्डिंग उसने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर 3 तरह के पौधे हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब इनके गुणों की बात करते हैं कि इसके अंदर दोनों क्रोमोसोम्स एक जैसे हैं, इसमें एक लंबेपन का है और एक बौनेपन का, और यहाँ दोनों ही पौधे बौनेपन के गुण को लिए हुए हैं। अब यहां से हम आगे चलें तो देखिए ये तो प्योर लॉन्ग प्लांट यानी कि शुद्ध लंबा पौधा, ये जो है ये लंबा पौधा तो है लेकिन मिक्स है या इम्प्योर भी इसको हम कह सकते हैं। तो इम्प्योर लिख देते हैं एक बार तो हम इसके लिए, इम्प्योर लॉन्ग प्लांट, ठीक है, यानी कि अशुद्ध लंबा पौधा। और ये हो जाएगा शुद्ध बौना पौधा या प्योर ड्वार्फ प्लांट। अब इनके रेशियो निकालते हैं हम, जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो की जब हम बात करते हैं तो देखिए क्या है ये जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो। पहले हम बात करते हैं फिनोटाइप रेशियो की। फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो जो है वो इसको हिंदी में हम बोले लक्षण प्रारूप। फिनोटाइप रेशियो की बात जब हम करें, फिनोटाइप यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। अब देखिए ये पौधा लंबा होगा, ये पौधा भी लंबा होगा। अब देखिए ये पौधे कितने मिले हैं हमको, 1। ये पौधे हमको कितने मिले हैं, 2। और ये पौधा हमको कितना मिला है, 1।
अब लंबाई के रूप में देखें तो ये पौधा लंबा होगा और ये भी ऑब्वियसली लंबा होगा, तो लंबे पौधे टोटल कितने हो गए, 2 और 1 3, बौना पौधा हो गया 1। अब हम निकाले, पहली चीज ये होगी, दूसरी चीज जीनोटाइप। अब देखिए जीनोटाइप जेनेटिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये रहा जीनोटाइप, एक पौधा ऐसा जेनेटिक स्ट्रक्चर वाला, 2 पौधे और ये 1 पौधा। ये हो गया जीनोटाइप और फिनोटाइप, किसके लिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। तो इस तरह मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए जीनोटाइप और फिनोटाइप को पता किया। अब साथ में मेंडल ने क्या पता किया, देखिए कि यहां मेंडल का निकलकर जो रूल आता है वो आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि F1 जनरेशन के अंदर वो ही कैरेक्टर शो होता है जो कि कैसा होता है, डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट यानी कि प्रभावी। अब देखिए यहां पर ये जो कैपिटल T है ये कैसा कैरेक्टर है, डोमिनेंट। डोमिनेंट यानी प्रभावी लक्षण है। प्रभावी मतलब ये अपने प्रभाव को प्रदर्शित करेगा और इसके साथ जो जीन प्रेजेंट है उसके कैरेक्टर्स को ये F1 जनरेशन में शो नहीं होने देगा। लेकिन ये जो F1 जनरेशन है इसके अंदर बौनेपन का गुण प्रेजेंट है, भले ही वो खुद को शो नहीं कर पा रहा लेकिन वो अपने आप को शो करने के लिए वेट करेगा और नेक्स्ट जनरेशन में खुद को, F2 जनरेशन में खुद को शो करेगा। तो ये जो स्मॉल t है ये कैसा कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर है या अप्रभावी। ठीक है, तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो, डोमिनेंट मतलब अपना प्रभाव दिखाने वाला, ये F1 पीढ़ी में खुद को शो कर लेगा, जबकि रिसेसिव कैरेक्टर अपनी बारी का वेट करेगा। तो अब इस तरह हम ये बता सकते हैं मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग कि किस तरह कोई कैरेक्टर एक पीढ़ी में खुद को शो नहीं कर पाता और किस तरह कर पाता है। यहां अगर हम बात करें तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंट और डोमिनेंस, सॉरी, और यहां हम बात करें तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, 2 नियम निकल कर आते हैं यहां से। देखिए तो पहला अगर हम बात करें F1 पीढ़ी तक की, तो यहां तक हम जब आते हैं तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, यहां जब हम बात करते हैं तो ये साथ रहते हुए भी गुण जो है ये मिक्स नहीं होते, अगली पीढ़ी का इंतजार करते हैं, और ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हिंदी में इसको लिखें तो ये है प्रभाविता का नियम और ये है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस में। इसको लिखे लॉ प्रभाविता का नियम पहला हो गया, दूसरा ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, सॉरी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट यानी अलग अलग, पृथक्करण का नियम, पृथक है साथ रहते हुए भी अलग अलग है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा आपको, ऐसे मेरी उम्मीद है। अब इसके बाद एक का टॉपिक और बचे हैं हमारे पास लेसन के अंदर, और एक टॉपिक और हम हमारा कंप्लीट कर लेते हैं। साथ ही इसके अंदर एक टॉपिक इसी के जैसा जो एक और टॉपिक है वो और हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस। चलिए इस टॉपिक को और कंप्लीट कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, वैसे हमने 8th क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, एकदम इजी सा टॉपिक है। देखिए कि जब हम हमारे मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों के अंदर हमको पता है कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब ये 46 क्रोमोसोम्स जो है ये कितने रूप में रहते हैं, 23 पेयर के रूप में रहते हैं। ठीक है, अब ये जो 23 पेयर हैं इनमें से 22 पेयर जो होते हैं क्रोमोसोम के, ये तो मेल्स और फीमेल्स में एक जैसे रहते हैं, जिनको ऑटोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑटोसोम्स। एक पेयर जो क्रोमोसोम्स का होता है वो मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग पाया जाता है, जिन्हें सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है।
या इन्हें लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। मेल्स की अगर हम बात करें तो एक्स और वाई ये मेल या पुरुषों में, और एक्स और एक्स ये पाया जाता है फीमेल्स के अंदर। ठीक है, अब ये 22 पेयर तो ये रहे, और ये एक पेयर जो है ये मेल्स में अलग और फीमेल्स में अलग पाया जाता है। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम हमारे अंदर कौन सा डिवीजन पाया जाता है? मियोसिस पाया जाता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। अब ये अर्धसूत्री विभाजन होना जरूरी है, इसके पीछे रीजन क्या है? ताकि क्रोमोसोम का नंबर अगली पीढ़ी में भी मदर और फादर की तरह ही बना रहे। वरना क्या होगा? 23 और 23 46 क्रोमोसोम नेक्स्ट पीढ़ी में, फिर 46 और 46 और डबल हो जाएंगे। इस तरह हर पीढ़ी में गुणसूत्रों का नंबर डबल होता रहेगा। तो इस नंबर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए आधे क्रोमोसोम्स तो मेल से और आधे क्रोमोसोम फीमेल से जाते हैं। जिस तरह जो इन्फेंट है उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर मदर और फादर के इक्वल बना रहता है। अब किस तरह से ये मेंडल के नियम के अनुसार इसको हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से मनुष्यों में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। वही बना देते हैं, ये फीमेल और ये मेल। तो यहाँ हो गए 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। ठीक है, आधे आधे हो गए। और यहाँ हो गए 22 प्लस एक्स, और फीमेल्स में तो दोनों ही क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं, तो यहाँ भी 22 प्लस एक्स। अब मेंडल के अनुसार इनको क्रॉस करके लिख दें तो 22 ये हो गई 44 प्लस एक्स हो गए, ये हो गई 44 प्लस एक्स और वाई, यहाँ हो गई 44 प्लस एक्स और ये हो गई 44 प्लस एक्स वाई। अब इनके कैरेक्टर्स की बात करें तो ये कैसी होगी? फीमेल, ये भी फीमेल, ये मेल और ये मेल। यानी कि मनुष्यों के अंदर जब सेक्स डिटर्मिनेशन होता है तो सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर जो अगली संतति है वो मेल होगी या फीमेल। पहली बात तो ये किस पर डिपेंड करता है? मेल्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इनकी रेशियो की अगर हम बात करें तो देखिए 4 में से 2 फीमेल्स हैं, यहां हम लिखते हैं फीमेल और यहां हम लिखते हैं मेल। 4 है टोटल पॉसिबिलिटी, जिसमें से 2 फीमेल हैं और 2 ही मेल हैं। तो इनका रेशियो कितना हो गया? 1:1। यानी कि आने वाली जो संतति है या ऑफस्प्रिंग है वो मेल होंगे या फीमेल होंगे, इसके चांसेस इक्वल होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होगा या एक्सपेक्टेड चाइल्ड जो है वो मेल ही होगा या फीमेल होगा, ऐसा नहीं है। पॉसिबिलिटीज उसकी 50-50% है कि वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। 50-50% चांसेस हैं। एक बात और यहाँ से निकल कर आती है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो फीमेल्स पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि फीमेल्स के पास दोनों ही क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? गर्ल चाइल्ड वाले ही होते हैं। मेल चाइल्ड वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये मेल्स के पास ही पाए जाते हैं। तो चाइल्ड का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो डिपेंड किस पर करता है? उसके फादर पर डिपेंड करता है। तो आई होप यहाँ तक का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी ऐसी मेरी उम्मीद है। क्लास अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को और बाकी लोगों को बताइएगा, और ताकि उनको भी फायदा हो सके क्लास का। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी ही, और ये चैप्टर कंप्लीट हमारा नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक।